साल 2020 में जब दुनिया ने पहली बार कोरोना वायरस का नाम सुना, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि आने वाले महीनों में पूरी दुनिया बदल जाएगी। हवाई यात्राएं रुक जाएंगी, शहर बंद हो जाएंगे, करोड़ों लोग घरों में कैद हो जाएंगे और पूरी दुनिया एक वायरस के सामने बेबस हो जाएगी। कई देशों को लगा था कि ये तो हम तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि कोरोना की गंभीरता को लोगों ने समझा नहीं। लेकिन हुआ क्या? देखते देखते बीमारी पूरी दुनिया में फैली। एपिडेमिक क्या पैंडेमिक ही आया। लाखों लोग मारे गए, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन चौपट हो गई, धंधा पानी रुक गया। नतीजा आज भी दुनिया भुगत रही है। ये तो कोरोना था। अब 2026 का मई महीना चल रहा है और एक बार फिर दुनिया में एक दूसरी महामारी का संकट छा रहा है, जो दुनिया के सबसे गरीब इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बीमारी का नाम है इबोला। इस बार डर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इबोला वापस आ गया। इबोला का प्रकोप तो कई बार दुनिया झेल चुकी। जब जब इबोला फैला, तब तब सैकड़ों और हजारों मौतें भी हुईं। लेकिन इस बार समस्या ज्यादा विकट है। समस्या ये है कि कॉन्गो में जो इबोला फैला है वो एकदम नई तरह का है, नया स्ट्रेन है। एक ऐसा स्ट्रेन जिसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, इसका कोई इलाज भी अब तक नहीं खोजा गया है और इसमें मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। कॉन्गो के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि मृत्यु दर 50% तक हो सकती है, यानी अगर 100 लोगों को बीमारी होती है तो 50 का मरना तय हो जाएगा। इनमें से भी 50 के बचने के चांस रोग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया, इस नए स्ट्रेन का कोई इलाज और वैक्सीन नहीं है। और सबसे भयानक बात ये कि इबोला डीआरसी से बाहर निकल चुका है। युगांडा में भी मालूम चला है कि कुछ लोगों को इबोला हुआ है। यहां भी कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अब हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक कम से कम 100 लोगों के इबोला के नए वेरिएंट से मारे जाने की पुष्टि हो गई है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौतें बॉर्डर एरियाज में हुई हैं और इन लोगों की मौत का कारण अभी पता नहीं चला है कि ये इबोला से ही मरे हैं या किसी और वजह से। लेकिन जानकारों को आशंका है कि इबोला से ही मृत्यु हुई होगी। शवों की जांच चल रही है। अगर साबित होता है कि ये लोग इबोला से ही मरे हैं तो यह खतरे वाली बात होगी, इसलिए क्योंकि बीमारी चुपचाप फैल चुकी होगी। कहां कहां इससे संक्रमित लोग जा चुके हैं पता नहीं चल पाएगा। WHO भी चिंतित है। उसने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। WHO ऐसा कदम तब उठाता है जब उसे लगता है कि बीमारी एक अंतर्राष्ट्रीय खतरे में तब्दील हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया था। यानी दुनिया को साफ संदेश दिया जा रहा है कि मामला सिर्फ अफ्रीका के कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा और फैल सकता है। तो क्या इबोला एक बड़ी महामारी के रूप में फैलेगा? क्या एक और पैंडेमिक आ सकता है? इबोला की बीमारी का पता कैसे चला? कब कब दुनिया ने इसका दंश झेला और इस बार इबोला इतना डेडली क्यों है? आज के बुलेटिन में इन्हीं सब सवालों के जवाब होंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया विदेश दौरों का हासिल क्या रहा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अप्रैल 2026, पूर्वी कांगो के एक छोटे से मेडिकल सेंटर में काम करने वाली एक नर्स अचानक बीमार पड़ती हैं। तेज बुखार था, उन्हें कमजोरी थी और हालत तेजी से उनकी बिगड़ गई। इलाके के डॉक्टर्स को शुरुआत में लगा कि मलेरिया का केस होगा या टाइफाइड होगा। अब जो रीजन है डीआरसी का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का, वहां पे टाइफाइड मलेरिया आम है, इसलिए किसी ने बहुत नहीं सोचा। लेकिन कुछ ही दिनों में उस नर्स की मौत हो गई। फिर अंतिम संस्कार हुआ। रिश्तेदार आए, गांव वाले इकट्ठा हुए, कई लोगों ने शव को छुआ, पास बैठकर रोए और अंतिम बार फिर विदा किया। कुछ दिनों बाद उसी इलाके में अचानक और लोग बीमार पड़ने लगे। तेज बुखार लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे थे। कुछ को उल्टियां हो रही थी, कुछ के शरीर में कमजोरी थी। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि शायद कोई सामान्य बीमारी फैल रही है, वायरल फीवर टाइप, लेकिन फिर मौतें बढ़ने लगी और बहुत ही पेनफुल डेथ्स। सारे ओरिफिसेस, जितने छेद होते हैं शरीर में, हर ओपनिंग से खून बह रहा था। डरावनी बात यह भी कि अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी बीमार पड़ने लगे। पूर्वी कांगो के इतुरी प्रांत में मौजूद गांव और कस्बों में बीमारी धीरे धीरे फैलने लगी। मरीजों के नमूने जांच के लिए फिर भेजे गए, क्योंकि डॉक्टर्स को शक होने लगा। ये जो हमने खून बहने वाली बात बताई, इबोला में जब पूरी तरह से बीमारी डेवलप हो जाती है तब यही होता है कि आपके सारे ओरिफिसेस से खून बहता है और मौत हो जाती है। इसी सब को देखकर डॉक्टर्स को शक हुआ कि ये इबोला केसेस तो नहीं है, इसलिए उन्होंने इबोला की जांच शुरू की।
शुरुआत में डॉक्टर्स जायज स्ट्रेन के इबोला को खोज रहे थे, क्योंकि पिछले जो बड़े प्रकोप हुए बार बार जब पहले महामारी फैली तो यही सबसे ज्यादा मिला था। जिन्होंने सोशल स्टडीज की पुरानी किताबें पढ़ी हैं वो जानते होंगे कि जायर कॉन्गो का ही पुराना नाम है। लेकिन इस बार वायरस का स्ट्रेन दूसरा था, और जब डॉक्टर्स को सही तस्वीर समझ में आ पाई तब तक बहुत देर हो गई थी। इलाके में बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का इबोला फैल गया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक नए स्ट्रेन का वायरस कई हफ्ते तक लोगों के बीच फैलता रहा और डॉक्टर्स उसे पहचान नहीं पाए। कुछ मरीजों को गलत बीमारी समझकर घर भेजा गया। कुछ परिवार अपने बीमार रिश्तेदारों की देखभाल करते रहे, बिना ये जाने कि बीमारी मरीज के शरीर से निकलते फ्लूइड्स के जरिए दूसरे इंसान को फैल सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैलती है। और फिर वही हुआ जो अक्सर कमजोर हेल्थ सिस्टम वाले इलाकों में होता है, अस्पताल खुद संक्रमण का केंद्र बन गए। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि कांगो में शुरुआत में सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ही संक्रमित थे। अफ्रीकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि एक नर्स से वायरस सब में फैला, वही नर्स जिसका जिक्र हमने अभी किया था। लेकिन इबोला के कांगो में फैलने और लोगों के मारे जाने का दोष सिर्फ वायरस को नहीं दिया जा सकता, सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है। जहां बेहतर हेल्थ सिस्टम होता है वहां किसी भी बीमारी से मौत कम होती है, और जहां हेल्थ सिस्टम ही लाचार होता है वहां इस तरह की दिक्कत ज्यादा आती है। पूर्वी कांगो दुनिया में सबसे अस्थिर इलाकों में से एक है। वहां हथियारबंद समूह सक्रिय हैं। यूएन ने अपनी शांति सेना भेजी हुई है, इसमें भारत से भी सैनिक वहां पे हैं। आधिकारिक रूप से इस मिशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, मोनुस्को। कांगो के ज्यादातर इलाकों में सरकार की पकड़ कमजोर है, सड़कें खराब हैं, अस्पताल कम है और दूर दराज के गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई खतरनाक बीमारी फैल जाती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिस्पाइट इंटेंशन। और दिक्कत ये अकेले नहीं थी कि कांगो में ही लोग बीमार पड़ रहे थे, चिंता ये भी थी कि किसी व्यक्ति ने देश की सीमा तो पार नहीं की जो संक्रमित हो और उसे इस बारे में पता भी न हो। यह आशंका बहुत जल्दी सही साबित हुई। अफ्रीका में ज्यादातर देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, यानी मुख्य सड़क से आप जाएंगे और देश चेंज हो रहा है तो हो सकता है जांच चौकी आए, लेकिन सीमा पर कोई बाड़ नहीं होती, नहीं बीएसएफ जैसी कोई एजेंसी दिन रात पेट्रोल करती है। तो यहाँ जो सीमा है खेतों से, नदी नालों से और गांवों के बीच से जाती है। कई गांव ऐसे हैं जहां एक ही परिवार के लोग कांगो और युगांडा में बटे हुए हैं। किसी का घर युगांडा में तो उसके रिश्तेदार कांगो में। एक ही जाति और समुदाय के लोग सीमा के दोनों तरफ रहते हैं, तो खेती के वास्ते, सामान बेचने, रिश्तेदारों से मिलने या इलाज कराने के लिए लगातार लोग सीमा पार करते रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान में स्टेट बॉर्डर लोग क्रॉस करते हैं। अब चूंकि रोड नेटवर्क या तो नहीं है या फिर बहुत ही लिमिटेड है, तो लोग अक्सर पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं जो जंगलों और पहाड़ियों से गुजरती है। अब ऐसे रास्तों पर न कोई रोक टोक हो सकती, नाका लग सकता, और ना ही यहाँ किसी को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कहाँ से निकल के कहाँ गया। यही वजह रही कि इबोला आउटब्रेक कांगो से कब युगांडा पहुंच गया मालूम नहीं चला। वो तो जब कांगो में हंगामा खड़ा हुआ तब जाकर युगांडा में भी इबोला केसेस खोजे गए, क्योंकि बॉर्डर में संक्रमण था और जैसा कि डर था युगांडा में भी केसेस मिले। लेकिन इस बार एक और समस्या थी। ये वही इबोला नहीं था जिसके खिलाफ दुनिया ने पहले से तैयारी की थी। हम आपको बता चुके हैं इबोला कोई नई बीमारी नहीं है। 1976 से दुनिया के कई देश इसका प्रकोप देख चुके हैं, लेकिन इस बार जो वेरिएंट मिला है उसका नाम बुंडीबुग्यो इबोला वायरस है, और यही चीज वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पिछले बड़े प्रकोपों में जो आउटब्रेक कहते हैं हम इबोला का, ज्यादातर जायज स्ट्रेन पाया गया जिसके इलाज के लिए टीके इजाद कर लिए गए, लेकिन बुंडीबुग्यो के खिलाफ अभी तक कोई मान्यता प्राप्त टीका नहीं है। यानी दुनिया फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां डॉक्टर्स के पास सीमित विकल्प है। यही अनिश्चितता सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में भी दुनिया इसी वजह से डरी थी। वायरस नया था, इलाज तय नहीं था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अब इबोला के इस नए प्रकोप में भी वैसी ही बेचैनी देखने को मिल रही है। अगर बीमारी को शुरुआती चरण में पकड़ लिया जाए, इबोला की बात कर रहे हैं, और संक्रमित लोगों को एक बार अलग किया जाए और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, संपर्क में आए लोगों की पहचान हो जाए, तो बीमारी को और फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआती जांच ही गलत हो जाए तो वायरस लोगों के बीच आसानी से फैलता है, और यही इस बार कांगो में हुआ है। कई मरीजों को पहले मलेरिया या टाइफाइड का मरीज समझ लिया गया। कुछ अस्पतालों में खुद हेल्थ वर्कर्स संक्रमित हो गए, और जब तक असली समस्या का पता चला तब तक बीमारी कई इलाकों में पहुंच गई थी। सोचिए, पिछले महीने 24 अप्रैल को इबोला की वजह से पहली मौत हुई थी, आज 19 मई है।
हल्ला अब मचा है। इंटरनेशनल मीडिया पिछले एक हफ्ते से इस बारे में बात कर रहा है, जबकि ये आउटब्रेक्स पहले भी 1976 में पहली बार बीमारी का पता चला। पहला बड़ा आउटब्रेक आज के डीआरसी में पड़ने वाले याम्बुकू इलाके में ही हुआ था, तब जायर कहते थे। उसी समय एक दूसरा आउटब्रेक सूडान में भी सामने आया और वैज्ञानिकों ने जब वायरस की पहचान कर ली तो उसका नाम पास की इबोला नदी के नाम पर रख दिया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि किसी गांव के नाम पर बीमारी का नाम पड़ जाए, क्योंकि फिर हमेशा के लिए लोगों का जीवन दूभर हो जाता है, बदनामी झेलनी पड़ती है कि इस गांव से बीमारी आई थी, तो उन्होंने नदी का नाम दे दिया। जब इसका फर्स्ट आउटब्रेक था, या जो हम समझ पाए इंसान, तब पूरे अफ्रीका की हालत बहुत खराब थी, हेल्थ सिस्टम की। आज भी जर्जर ही है। तो सोचिए उस समय कैसा रहा होगा। डॉक्टर्स और नर्सेस के पास दस्ताने नहीं थे। लोग अपने बीमार रिश्तेदारों की देखभाल खुद हाथ लगा के करते थे। अंतिम संस्कारों में शवों को नहलाया जाता था, छुआ जाता था, गले लगाया जाता था। और फिर इबोला में यही तो खतरे वाली बात है, क्योंकि ये बीमारी फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे को लगती है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने समझा कि इबोला हवा से नहीं फैलता, संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, बॉडी फ्लूइड्स, खून, पसीना, उल्टी, लार, वीर्य और संक्रमित कपड़ों या सुइयों के संपर्क में आने से। बाद में रिसर्च में यह भी सामने आया कि इस वायरस का प्राकृतिक स्रोत शायद फूड बैट्स यानी चमगादड़ हैं, जो फल खाते हैं। माना जाता है कि जंगलों में इंसानों का जंगली जानवरों के संपर्क में आना इस वायरस के इंसानों तक पहुंचने की वजह बना होगा। 1976 वाले पहले आउटब्रेक में मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी कि कुछ इलाकों में 80 से 90% मरीज मारे गए। हॉरर फिल्म जैसा मंजर था, लेकिन उस समय न वैक्सीन थे, न कोई खास दवा। इसलिए बीमारी रोकने का सिर्फ एक तरीका था, संक्रमित लोगों को अलग कर दो, गांव के गांव बंद कर दो, क्वारंटीन कर दो, मरीजों के संपर्क में आए लोगों को खोजो और उन्हें भी अलग करो। 1976 में यही हुआ और उस समय इससे लगभग 430 लोग मारे गए थे, जिनका रिकॉर्ड है। इसके बाद इबोला बार बार लौटा। 1995 में कॉन्गो के किक्विट शहर में बड़ा आउटब्रेक हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, कई डॉक्टर्स मारे गए। फिर साल 2000 में युगांडा में और 2007 में फिर कॉन्गो में आउटब्रेक्स आए, लेकिन 2014 वाला जो आउटब्रेक था सबसे भयानक था, जिसके बारे में शायद आपने भी सुना हो। यह आउटब्रेक गिनी के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ। पहला मरीज एक छोटा बच्चा था जो चमगादड़ों के संपर्क में आया था, शायद उसको काटा होगा या खाया होगा, वहां खाया भी जाता है। वहां से वायरस लाइबेरिया और सिएरा लियोन तक पहुंचा। पहली बार इबोला गांव से निकलकर बड़े शहरों में पहुंचा। अस्पताल भर गए, सड़कें खाली हो गई, कई जगह डॉक्टर्स पर हमला हुआ, क्योंकि लोगों को लगता था कि अस्पताल ही बीमारी फैला रहे हैं। दुनिया में डर इतना बढ़ गया कि एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हो गई। यूएस और यूरोप में इबोला के मरीज मिलने लगे। अफ्रीका में लाइबेरिया और नाइजीरिया तक लोगों की जान गई। 2 साल तक महामारी दुनिया को परेशान करती रही और इन 2 सालों में 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। आप देखिए मृत्यु दर कितनी ज्यादा है। ये इतिहास का सबसे बड़ा इबोला आउटब्रेक था और इसी संकट ने दुनिया को मजबूर किया कि इबोला पर गंभीरता से अब काम किया जाए। इसके बाद पहली बार बड़े स्तर पर वैक्सीन विकसित की गई। RVSV ज़ेबोव नाम की वैक्सीन बाद में कई आउटब्रेक्स में इस्तेमाल हुई और काफ़ी असरदार भी साबित हुई। 2018 से 2020 के बीच कॉन्गो में इबोला फैला था। उस दरमियान भी करीब 3,500 लोग मारे गए। तब से अफ्रीकी देशों की सरकारें सक्रिय थी कि अब इबोला फिर से कहीं ना फैल जाए। इसके लिए वहाँ की सरकारों ने चमगादड़ के सफाई का भी आदेश दिया। पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। सामूहिक रूपों से जानवरों को मरवाया ताकि उनसे वायरस न फैलने पाए। लेकिन चमगादड़ अकेला कारक नहीं है। असल में अफ्रीका के जंगलों में सदियों से एक परंपरा रही है कि लोग सिर्फ पालतू जानवरों पर नहीं, जंगल से मिलने वाले जानवरों पर भी निर्भर रहे खाते हैं। चमगादड़ खाए जाते हैं, बंदर खाए जाते हैं, छोटे जंगली जानवर भी खाए जाते हैं। ये सब कई इलाकों में बुश मीट नाम से बाजार तक पहुंचते हैं। जानवर को मार के सुखा लिया जाता है और फिर इन्हें खाते हैं। लेकिन जब 2014 में इबोला का संकट शुरू हुआ तो फिर इसे बंद करवाया गया, क्योंकि बुश मीट एक बड़ी वजह थी। 2014 में गिनी में सरकार ने जंगली जानवरों के शिकार और उनके मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। बाजारों में चेकिंग शुरू हुई। कई जगहों पर चमगादड़ पकड़ने और बेचने पर पूरी तरह बैन लगा। 2018 के बाद कई अफ्रीकी देशों में कैंपेन चलाए गए जहां बैट्स को मारा भी गया। लोगों को चेतावनी दी गई कि जंगल से लाया गया मांस सुरक्षित नहीं भी हो सकता है। बुशमीट को भी अगर आप अच्छी तरह कुक करेंगे तो वायरस मरना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी है, इसलिए लोगों को यह समझाया गया कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं बुशमीट को तो अवॉइड कीजिए।
लाइबेरिया में प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाए, गांव-गांव जाकर समझाया कि चमगादड़ और कुछ जंगली जानवरों से वायरस फैल सकता है, इसलिए इन जगहों पर बुशमीट बैन किया गया। लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं थे। कई दूर दराज के गांव में लोग अब भी जंगल पर निर्भर थे और उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं थी बल्कि जीवन का हिस्सा था। इसलिए कई जगह पर लोग चोरी छिपे शिकार करते रहे, बुशमीट कंज्यूम करते रहे। इस पर चर्चा आज भी होती है कि क्या सिर्फ बुशमीट की वजह से वायरस फैलता है, क्या सिर्फ इसे ही कारण बताना पूरी तरह से सही है। इस बार क्या हुआ है वो अभी हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि इतनी जानकारी है कि एक नर्स के जरिए फैला, लेकिन इस नर्स को इबोला कैसे हुआ था इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आई है। अब लाख रुपए का सवाल कि हमें इससे कितना डरना चाहिए, हम हिंदुस्तानियों को, भारत को कितना खतरा है। भारत में आज तक इबोला का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया, सिवाय 2014 में जब एक इंटरनेशनल ट्रैवलर आया था, उसे भी निगरानी में रखा गया और वायरस किसी दूसरे को नहीं फैला। इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ आदेश जरूर जारी कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स पर निगरानी कड़ी कर दी है। देश के सभी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है, बढ़ा दी गई है। खासकर उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है जो अफ्रीका के प्रभावित देशों से आ रहे हैं, से कांगो। सरकार ने साफ किया है कि अभी भारत में इबोला का कोई केस नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर हर संदिग्ध स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है ताकि किसी भी खतरे को शुरू में ही रोका जा सके। एक और बात, इबोला अफ्रीका से निकलकर दूसरे डेवलप कंट्रीज में भी पहुंचा है। जैसे अमेरिका में डैलस में 2014 में एक मरीज इबोला का मिला था। उसी साल 2 नर्सें भी अमेरिका में संक्रमित हुई, लेकिन तुरंत इलाज मिला, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। इससे मामला आगे नहीं बढ़ा। ब्रिटेन और स्पेन में भी 2014 में कुछ नर्स संक्रमित हुई। फ्रांस और जर्मनी में भी कुछ केस मिले। ज्यादातर केस अफ्रीका से लौटे लोगों के थे, लेकिन ये बीमारी इन देशों में फैली नहीं, क्योंकि मरीज मिलते ही तुरंत आइसोलेशन किया गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई। इस वजह से इबोला ने इन देशों में एंट्री तो की, लेकिन बड़ा आउटब्रेक नहीं हुआ। कांगो या युगांडा में लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि हालत खराब है ऐसे देशों की। आप ऐसे समझिए कि जब अफगानिस्तान या सीरिया में भूकंप आता है तो हजारों लोग मरते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तीव्रता का भूकंप जापान में आता है, उतना नुकसान नहीं होता जितना इन देशों में। वजह, वो लोग तैयारी करते हैं, यहाँ तैयारी नहीं होती। अफ्रीकी देशों की आज़ादी के बाद से ही उन्हें अकेला छोड़ा गया, दुनिया से आइसोलेटेड रखा गया। जिन पश्चिमी देशों ने अफ्रीका को बरसों लूटा, जो ज्ञान देने वाले देश है, जर्मनी एंड द लाइक्स ऑफ देम, अब वो वहाँ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। अमेरिका कुछ प्रोग्राम चलाया करता था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को खाना और थोड़ा बहुत सुविधाएं मिलती थी, लेकिन ट्रंप ने ऐसे कई प्रोग्राम्स अब बंद कर दिए हैं। इसलिए यह महामारी इतना प्रभावित कर रही है इन लोगों को। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब जो अपडेट्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के, वो आपको देंगे हमारे साथी साजिद। इबोला पर आपने निखिल को सुना, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बात प्राइम मिनिस्टर मोदी की विदेशी यात्राओं पर करते हैं। 15 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी की 5 देशों की यात्राएं शुरू हुई हैं। सबसे पहले वो यूएई पहुंचे हैं। यूएई 2 वजहों से भारत के लिए ज़रूरी है। एक तो 43 लाख भारतीय वहां रहते हैं और यूएई से भारत गैस और तेल खरीदता है। ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग की वजह से ये तेल और गैस कम मात्रा में भारत पहुंच रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विज़िट का असल उद्देश्य एनर्जी सिक्योरिटी था। अब आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक MOU एक्सचेंज हुआ है, साइन हुआ है, जिसके तहत भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल तक का जो तेल है वो स्टोर किया जाएगा। इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कैसे किया जाएगा, इसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, डिटेल नहीं दी गई है। इसके अलावा लंबे समय के लिए LPG सप्लाई का एक बड़ा समझौता भी UAE के साथ हुआ है। इतना ही नहीं, UAE ने $5 बिलियन भारत में निवेश करने की, इन्वेस्ट करने की बात कही है, वादा किया है। इस बातचीत में लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने की बात भी शामिल की गई है। भारत ने पहले भी कई देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड किए हैं, लेकिन जनरली डॉलर्स में ये ट्रेड होते हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने की बात सामने आई है। UAE के संदर्भ में हम ये कह रहे हैं। UAE के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे की भी यात्रा की है। इटली की यात्रा बची है, होने वाली है, और उसकी अपडेट हम आगे राजदूत में आपको देंगे। नीदरलैंड में ASML और टाटा के बीच एक अहम समझौता हुआ है, बहुत ज़रूरी समझौता है ये, जिसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए एक बड़ा प्लांट तैयार किया जाएगा। ये प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगाया जा रहा है और इसमें भारी निवेश किया जा रहा है। ASML भारत को चिप बनाने वाली उन्नत मशीनें और तकनीक देगा।
जिससे भारत में पहली बार बड़े स्तर पर इस तरह की चिप्स बनाई जा सकेंगी। पहले भी हमने कोशिश की इस तरह की, लेकिन वो उतनी सक्सेस नहीं हो पाई है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस डील के बाद ये ऐसा हो पाएगा। नॉर्वे की यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन एनर्जी पर भी डील हुई है, निवेश पर भी बात बढ़ी है। दोनों देशों ने मिलकर क्लीन एनर्जी, खास तौर पर हाइड्रोजन और सोलर प्रोजेक्ट पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। स्वीडन में भी दोनों देशों ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स पर सहयोग बढ़ाने की बात कही है। 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे सेक्टर में भी साझेदारी पर चर्चा हुई है। इसके अलावा इस विजिट से जो भी अपडेट्स होगी राजदूत के आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलती रहेंगी। मेरा नाम है साजिद, ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी आनंद ने। देखते रहिए खबरगांव।